एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आप सभी बच्चों को मैं हर एक चैप्टर के ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने वाली हूँ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें एक तरीके से पूरे चैप्टर का एक बहुत अच्छा रिविजन हमारा हो जाता है। ठीक है, और हम कुछ क्लासेस फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी लेंगे, जिसके अंदर आपको जो एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप इजीली कर पाए। ठीक है, लेकिन अभी आज की ये जो क्लास है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवा रही हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप, एग्जाम्स में उसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपको हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इस बात का गारंटी है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये सब के सब आपके कॉपीज में होने चाहिए। ठीक है, पक्का हो गया? ये बढ़िया हो गया, दिमाग में सेट हो गया कि मुझे सब कुछ अपनी कॉपीज में लिखना है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाते हैं वो भी लिखने हैं। आपको पीडीएफ्स या स्लाइड्स ये मिल जाती हैं, कोई बात नहीं, बट आपको खुद से आंसर्स अपनी कॉपीज में लिखने हैं। और ये केवल इंग्लिश के लिए नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, मुझे पता है कि इंग्लिश को आप इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं एंड में इसको पढ़ लूंगा। कोई बात नहीं, आप इसको एंड में पढ़ लेना, लेकिन अभी जब आप क्लासेस लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास आपके अच्छे से नोट्स होने चाहिए। और मैं जेन्युइनली ये बात बोल रही हूँ कि अभी केवल आप क्लासेस लगा रहे हो ना, तो आप क्लासेस में अच्छे से पढ़ो इंग्लिश को, अगर आप सारा दिन में टाइम नहीं दे रहे हो तो। ठीक है, आप क्लासेस में अच्छे से पढ़ो इंग्लिश को, जो भी लिखवाया जा रहा है वो लिखो, सारे क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी पढ़े हुए होने चाहिए। तो आप जब एग्जाम टाइम पर भी रीड करोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, जिससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, द साउंड ऑफ म्यूजिक। चलो, दो लोगों की कहानी थी, एक हमारी एवलिन थी और एक बिस्मिल्लाह खान जी थे। अब दोनों को कैसे म्यूजिक ने इतने बड़े लेवल पर पहुंचाया, कैसे दोनों ने म्यूजिक को अपना सब कुछ बना लिया, ठीक है, हार नहीं मानी, और हमें कैसे मोटिवेट करते हैं कि हार्डवर्क अगर हम करेंगे तो हम बहुत 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 कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, Why was Evelyn nervous while going to Royal Academy of Music? अभी जो एवलिन थी वो नर्वस क्यों थी? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाने के लिए जो एवलिन थी वो नर्वस क्यों थी? उन्हें तो बहुत ज्यादा पसंद था ना म्यूजिक, है ना? क्यों नर्वस थी यार? ऑब्वियसली, मान लो आप कोई भी एक कॉलेज सोच के बैठे हो, कोई एक जॉब सोच के बैठे हो, ठीक है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाने की, और जब आप पहली बार वहां जाओगे ऑब्वियसली नर्वस आप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नर्वस नहीं होंगे, हो जाएंगे ना, है ना? मान लो आपको किसी एक जगह जाना था और वहां जाने का आपको मौका मिल रहा है, एंड ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब क्या हो गया, मेरा जुबान क्यों लड़खड़ा रहा है? अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक क्लास ले रही थी, उसमें भी अजीब सा हो रहा था, आई डोंट नो। चलो, एवलिन वॉज नर्वस वाइल गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक as she was just 16 years old and was fresh from the Scottish farms, which added to her nervousness. Actual में क्या हुआ कि जिस एज में वो जा रही थी ना, वो बहुत छोटी एज थी, और उस टाइम पर उन्हें काफ़ी मतलब ऐसे ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, ज़्यादा एक्सपोजर उन्हें कभी मिला नहीं। वो स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती थी, राइट? तो वहाँ पर इतना एक्सपोजर नहीं है चीज़ों को लेके, वहाँ बहुत सिंपल ज़िंदगी जीते हैं लोग, बहुत साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं, राइट? लेकिन अब वो जहाँ जाने वाली थी वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी, जहाँ पर कितने दिग्गज लोग होंगे, जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हुए होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे, और वहाँ पर उसे जाना था, राइट? तो वो ऑब्वियसली नर्वस तो होगी ही। तो क्या लिखा है? एवलिन वॉज नर्वस वाइल गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एज शी वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। भाई वो सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड है, 16 साल की, एंड वॉज फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म्स, और अभी ताज़े ताज़े स्कॉटिश फार्म से, एज इन कभी गई नहीं है बाहर, वहां पर ही है, तो बहुत छोटी उम्र की है, ठीक है? तो इस वजह से वो हो गया है कि उसको थोड़ा ज्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है, ठीक है? चलो, व्हाट वाज अ प्रायोरिटी फॉर एवलिन, वेयर डिड शी गिव फ्री कॉन्सर्ट्स? अभी एवलिन की प्रायोरिटी क्या थी और उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट्स कहाँ कहाँ पर दिए? तो क्या प्रायोरिटी थी? म्यूजिक प्रायोरिटी थी एवलिन के। फ्री कॉन्सर्ट्स कहाँ कहाँ पर दिए? बच्चों को वो सिखाती थी, प्रिजन में वो सिखाती थी, है ना? बहुत सारे लोगों को वो फ्री में सिखाती थी।
राइट तो आओ, गिविंग क्लासेस टू यंग म्यूजिशियंस वाज अ प्रायोरिटी फॉर एवलिन, कि जो यंग म्यूजिशियंस है ना, जो नए नए हैं अभी, जिनके पास इतना स्कोप नहीं है, इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको क्या करना है, उनको फाइनली उसका मकसद था एवलिन का कि मैं इन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी, इनको सिखाऊंगी, बिकॉज उसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैं भी तो कभी ऐसी थी, ठीक है, मुझे भी तो अगर ऐसा कोई होता मतलब सपोर्ट करने के लिए या बताने के लिए तो कितना अच्छा होता। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस करती थी यंग माइंड्स पे। एंड शी गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और कहाँ कहाँ पर, प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड। अभी एवलिन की जो डेफनेस थी वो पहली बार कब नोटिस हुई एंड वो कब कंफर्म हुई, बताओ क्या एज थी एवलिन की जब पता चला, उसे नोटिस किया गया कि हाँ इसको सुनाई देना बंद कर रहा है ना, और व्हेन वाज इट कंफर्म्ड, और उसको कब कंफर्म किया गया, कब कंफर्म किया गया कि हाँ अब तो मतलब कंफर्म हो गया ये बात कि इसको सच में सुनाई नहीं दे रहा है ना, जो नर्व है वो कंप्लीटली डैमेज हो गया है, कब पता चला बच्चे, आइए देखते हैं। Isabel had a doubt about Evelyn's hearing ability when she did not move after her name was called to play on the piano. अभी इज़ाबेल जो था उनको डाउट आया एवलिन को लेके, एवलिन के सुनने को लेके, क्यों, जब वो बिल्कुल भी नहीं हिली, कौन, एवलिन, जब उसका नाम बुलाया गया पियानो बजाने के लिए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इसने तो सुना ही नहीं, इसको सुनाई नहीं दे रहा है। Right, so at the age of 11 it was confirmed when she was taken to a specialist। तो 11 साल की उम्र में ये कंफर्म हो गया था कि भाई अभी इसको जो है प्रॉब्लम है और अब ये कंप्लीटली डेफ हो चुके। तो 8 साल की थी वो, ठीक है, 8 years old she was जब ये शुरू हुआ था, एंड 11 years की वो हुई थी जब ये कंफर्म हो गया था दैट यस she is unable to hear, she has lost her ability to hear। okay, आया समझ में, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, how did Evelyn's deafness come to light, or when did Evelyn's mother notice that something was wrong with her hearing। अभी ना इससे एक चीज समझना, एग्जाम्स में आपको बोला जाता है कि एनसीईआरटी से आएगा सब कुछ, है ना, बोलते हैं ना एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, बिल्कुल सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस लैंग्वेज में एनसीईआरटी में लिखा है उसी लैंग्वेज में आएगा, जरूरी नहीं है ना। जरूरी क्या है ये देखना कि क्या हमें एक एक चीज, एक एक इवेंट अच्छे से पता है, क्या हमें सारा इंफॉर्मेशन है चैप्टर में जो जो हुआ उसका, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, चाहे उस लैंग्वेज में आए चाहे ना आए, हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमेशा क्या बोला जाता है कि बच्चे क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और आंसर करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो बहुत सारी चीज मिस कर जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, एक अगर नॉट ही लगा दिया क्वेश्चन में तो ही क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है, और ये गलतियां हमने भी अपने बचपन में की हैं, और इसीलिए आप ना करो, हम आपको बता रहे हैं कि भाई देखो बहुत सी बार ना क्वेश्चन हम ढंग से नहीं पढ़ते, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अच्छा एवलिन्स डेफलिन्स कम टू लाइट, अभी हमने नहीं देखा मान लो अच्छे से क्वेश्चन, तो हो सकता है कुछ और पूछा होता क्वेश्चन में। बहुत अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को हमेशा, ठीक है। चलो, एट द एज ऑफ 8 व्हेन हर नेम वाज अनाउंस्ड टू प्ले ऑन पियानो, अभी 8 साल की थी वो जब उनका नेम बुलाया गया पियानो बजाने के लिए, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उन्होंने उस बात के लिए कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। एट द एज ऑफ 11, और जब वो 11 की हुई, हर मार्क्स डेट्रियोरेटेड, उनके जो नंबर थे वो बहुत धीरे धीरे धीरे, डेट्रियोरेटेड मतलब खराब होने लगे, उनकी जो हालत है, डेट्रियोरेट होता है कोई भी चीज का कंडीशन बुरे होते जाना, तो यहाँ पर जो मार्क्स थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे। एंड द हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने बोला कि आप ना इसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एंड हर हियरिंग इम्पेयरमेंट वॉज डिस्कवर्ड, और जब उनका जो हेयरिंग पावर था वो पता चला कि अभी वो नहीं सुन पा रही है, एंड शी हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू हियर, राइट, और तब उनको ये कंफर्मेशन मिला था कि हाँ भाई सच में जो नर्व है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। चलो, व्हाट वाज जेम्स ब्लेड्स ओपिनियन अबाउट एवलिन ग्लेन, अभी एवलिन ग्लेन के बारे में जेम्स का क्या ओपिनियन था, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जेम्स का क्या ओपिनियन था एवलिन के बारे में,
कुछ तो ओपिनियन होगा, याद आ रहा है कुछ? हाँ, James Blades, the master percussionist, felt that God might have taken her hearing, but he had given her back something extraordinary. अभी वो बोलते थे कि देखो वो भी एक पर्क्यूशनिस्ट थे। पर्क्यूशनिस्ट कौन है बेटा? कौन है पर्क्यूशनिस्ट? जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जिन्हें हम टैप करके थप 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 करके, जैसे तबला ड्रम्स होते हैं ना जिन्हें बीट करके बजाया जाता है, तो वैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं या स्क्रैप करके बजाया जाता है उन्हें हम पर्क्यूशनिस्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग बजा पाते हैं। सो वो कह रहे थे कि भगवान ने उनका हियरिंग बेशक उनसे छीन लिया है कि ये सुन नहीं सकती हैं, बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान को एक चीज छीन लेते हैं तो 4 एक्स्ट्रा देते भी हैं, बस हमें वो पहचानने की जरूरत है। जैसे एवलिन जो थी वो कंप्लीटली डेफ हो गई, लेकिन उन्होंने अपना ये जो सपना था म्यूजिक का ये छोड़ा नहीं। सी कैसे वो अपने बॉडी पार्ट्स से, है ना, म्यूजिक को फील करती थी, और फिर कितना नाम उन्होंने कमाया, इतने अच्छे मार्क्स जो कभी हिस्ट्री में, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने भी कभी इतना अच्छा स्कोर नहीं किया जितना एवलिन ने स्कोर किया। राइट, सो व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। वो कहते हैं जो हम सुन रहे हैं ना, व्हाट वी हियर वो फील कर रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना गहराई से तो हम महसूस भी नहीं कर पा रहे जितना गहराई से वो कर पा रही है। सो दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, एंड यही रीजन है। अब आपने देखा हमने क्या किया, जो बात उन्होंने बोली थी हमने उसको एज इट इज कोट कर दिया। दैट्स वाई हमने ये इन्वर्टेड कॉमास यूज किए हैं, कोट्स यूज किए। ठीक है, तो आप जब ऐसी चीजें करते हो एग्जाम के अंदर, कोई भी ऐसे डायलॉग्स अगर आप कॉपी करते हो आंसर के अंदर, तो आप ध्यान रखो कि आप उन्हें दोनों इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हो और एग्जाम में आप उन्हें अंडरलाइन भी करके आ रहे हो, उससे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। टीचर को पता होगा कि आपने क्या किया है, आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है। ठीक है, पानी पी ले हम, थोड़ा सा प्यास लग गई हमको। नेक्स्ट है व्हेन एंड हाउ एवलिन लूज हर पावर ऑफ हियरिंग। अभी कैसे और कब एवलिन का जो सुनने का शक्ति था वो गया। आप देख रहे हो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे, बट पूछने का हमेशा तरीका चेंज हो रहा है ना। तो अब जब हम इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें जो इवेंट्स है ना वो अच्छे से याद हो जाते हैं चैप्टर के। हमें एक एक बात पता चल गई कि जेम्स ने क्या बोला था, उसका हियरिंग कैसे खराब हुआ, उसको क्या क्या, मुझे सब पता चल जाएगा। तो आपने क्या किया, आज की क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड किया, साथ साथ आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखा भी। अभी जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप इजीली अपनी कॉपीज में आंसर लिख सकते हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। बाद में आपको वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स मतलब अलग से बैठ के टाइम नहीं निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने का। ठीक है, और आप जब खुद से लिखते हो ना तो आपको चीजें याद रहती हैं। तो अगर आप इतना कर लोगे तो एग्जाम टाइम तक आपका बहुत अच्छा तैयारी ऑलरेडी होगा, और फिर कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छा पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा ऐसी जगह से अपने मार्क्स हम ग्रैब कर लें। ठीक है, हम यूज करें उस स्पेस को, जिससे अगर हमारे किसी मेन सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम है तो वो भी कवर हो जाए। ठीक है, एवलिन लॉस्ट हर पावर ऑफ हियरिंग ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नंबर 1, भाई धीरे धीरे उनका जो नर्व डैमेज हुआ था वो ग्रेजुअल था। एट द एज ऑफ 8 इट वॉज नोटिस्ड, अगेन 8 साल की उम्र में नोटिस किया गया था, एंड देन एट द एज ऑफ 11 इट वॉज कन्फर्म्ड, और उसके बाद 11 की एज में कन्फर्म कर दिया गया था। एवलिन हैड लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी, और एवलिन जो है वो अपनी हियरिंग एबिलिटी जो है वो खो चुकी थी। ठीक है, चल, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डेफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एवलिन जो है वो कैसे म्यूजिक को सुन पाती थी, फील कर पाती थी, क्योंकि वो तो मतलब डेफ थी, तो कैसे वो म्यूजिक को फील कर पा रही थी और इतने बड़े मुकाम तक वो पहुंच गई थी, है ना। आओ देखते हैं। एवलिन कुड सेंस म्यूजिक पैसिंग थ्रू हर बॉडी। सबसे पहली चीज, वो म्यूजिक को अपने बॉडी से फील कर रही थी, है ना, बॉडी से। While playing on the xylophone, she could sense music through her fingertips. अभी जब xylophone पे वो बजा रही है तो वो फिंगर टिप्स पे उस म्यूजिक को फील करने की कोशिश करती हैं।
and would lean against drums to feel, और वो ड्रम्स की तरफ लीन हो जाती हैं, झुक जाती हैं जब वो ड्रम्स बजा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो उसके वाइब्रेशंस को फील कर पाए. ऑन द वुडन फ्लोर्स शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज. अभी अगर लकड़ी का है ना फर्श, तो वो क्या करती थी, अपने जूते उतार देती थी और पैरों में, मतलब स्किन, बॉडी का हर पार्ट वो यूज कर रही हैं टू फील दोज वाइब्रेशंस, राइट. तो तभी जेम्स ने बोला कि देखो यार, तुम्हें पता है कि जो हम सुन रहे हैं ना, बोले वो तो बहुत ही अलग है जो ये फील कर पा रही है, समझे. सो used to remove her shoes and sense music through her feet moving up in the legs, कि वो उन वाइब्रेशंस को पैरों से अपने ऊपर मतलब पैरों से अपने ऊपर बॉडी में फील कर पाती थी, ठीक है. और इन्होंने इस तरीके से मसल और माइंड का एक कनेक्शन बना लिया था, वाइब्रेशंस जिससे वो फील कर रही थी, राइट. व्हाट डिड एवलिन डिटरमाइन टू डू, बताओ. What did Evelyn determine to do? So Evelyn was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. तो देखो, उन्होंने ना अपने इस इम्पेयरमेंट को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. उनको पता था कि यार मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है एंड आई वांट टू मेक माय करियर इन दिस फील्ड ओनली, सो नथिंग कैन स्टॉप मी राइट नाउ. तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, आई विल फाइंड अ वे to pursue my passion, to pursue my career like this, in this field, right. तो उन्होंने साफ साफ ये सोच लिया कि मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, तो मैं अब इसी में अपना करियर बनाऊंगी और मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जीऊंगी जैसे बाकी लोग जीते हैं. आई जस्ट नीड टू मेक सम चेंजेस, मुझे सिर्फ कुछ चेंजेस करने होंगे अपने लाइफ स्टाइल में. मैं लोगों की बात सुनूंगी, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके लिप के मूवमेंट से मैं जानूंगी कि वो क्या कह रहे हैं, राइट. तो she was determined to make a career in music, और वो बहुत determined थी इस चीज को लेके कि मुझे अपना करियर म्यूजिक में ही बनाना है, ठीक बा. चल, who helped Evelyn to continue with music? What did he do and how? अभी एवलिन की मदद किसने की कि वो अपना म्यूजिक में करियर बना पाए, कंटिन्यू कर पाए. What did he do and how? उन्होंने क्या किया और कैसे किया. What did he do and how? कैसे किया उन्होंने और क्या किया. देखो, when Evelyn wanted to pursue her career in music, जब Evelyn अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहती थी, everyone discouraged her. किसी ने भी मतलब उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्हें डिस्करेज किया कि this is not possible what you are thinking right now, right. I don't think कि आप म्यूजिक में अपना करियर बना सकते हैं, बिकॉज सुनना ही तो it is the pillar, it is the main thing, it is the foundation, right. And if you are not able to hear anything, how are you going to pursue your career in this field, right. कि आप कैसे करियर अपना इस फील्ड में बनाओगे. So it was a percussionist, Ron Forbes. So होता है ना कि हर एक there is a hope everywhere, right. हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो सकती है, probably we are feeling so depressed, but एक beam of hope is always there and we need to look at that, we need to find that, ठीक है. मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान बड़े बड़े दरवाजे बंद कर देता है, बट एक छोटी सी खिड़की खोल देता है जो पूरे कमरे को रोशन करने के लिए काफ़ी होती है. सो हमें वो छोटी सी खिड़की देखनी है, कहाँ है कमरे में, हमारे अंधेरे कमरे में कहाँ है वो, राइट. तो देखो, रॉन फॉर्ब्स who helped and encouraged her to listen to the music and feel the music through her body. अब वो यही बोल रहे हैं कि रॉन फॉर्ब्स जिन्होंने मदद किया और एनकरेज किया उनको टू लिसन टू द म्यूजिक, कि भाई तुम म्यूजिक को सुनो और फील करो अपने बॉडी से. इफ यू आर अनेबल टू हियर फ्रॉम हियर, देन ट्राई टू हियर फ्रॉम योर बॉडी. Try to sense it, try to feel those vibrations, those I think each and every sensation through your body. अपने बॉडी से सब कुछ सेंस करने का कोशिश करो, राइट. यस, आगे बढ़ते हैं. How has Evelyn Glennie inspired handicapped people? अभी ऐसा होता है ना कि उसने भी तो कर लिया, देख तुम भी कर सकते हो. हम जब भी ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं, वी फील मोटिवेटेड, है ना. अगर हमारी तरह ही कोई है, मान लो कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, एंड आई सी स्टोरीज
कि मान लो कल को मुझे सुनना बंद हो जाता है, ठीक है, और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, कल को मैं बोल नहीं पाती मान लो, ठीक है, बट मुझे हमेशा से टीचिंग इतना पसंद था, ठीक है, तो मैं भाई किसी एक ऐसे इंसान को दिख रही हूँ जो बोल नहीं पाता बट वो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर गया है ना, तो मुझे इंस्पायरिंग फील होगा या नहीं, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा या नहीं, मिलेगा ना। यही चीज अब एवलिन ने जो करके दिखाया था ना, वो बहुत सारे जो डेफ बच्चे थे उनके लिए इंस्पिरेशन बना कि यार अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है ऐसे लोगों को देख के, राइट। देखो, when the handicapped people used to see Evelyn Glenn, they used to say if she can do it, I can, कि अगर ये कर सकते हो, तो जब भी handicapped बच्चे एवलिन को देखते थे तो वो हमेशा ये सोचते थे कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड सो शी इंस्पायर्ड देम, एंड दैट इज द रीजन उसने सब बच्चों को या बाकी लोगों को इंस्पायर किया। अभी बाकी सब चीज़ें ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे जब भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि हमें एग्जाम्स में जो हमारा आंसर है, ठीक है, उसको लिखने के लिए हमें बहुत अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, ठीक है, या हमें भारी भारी वर्ड्स, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, आपको उसका आंसर करना है, तो आपको वो सारा इंफॉर्मेशन देना है। जो आप क्या करेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, हमेशा आपके सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए जिसमें आप अपना आंसर कन्वे कर रहे हैं। दूसरा, आप जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि आप जो भी वर्ड्स यूज करते हो वो आपके चैप्टर से रिलेटेड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर पर्क्यूशनिस्ट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपके चैप्टर्स में होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको वो वर्ड्स यूज करने हैं अपने आंसर्स के अंदर, उससे आपका आंसर ज्यादा बेटर लगेगा, ना कि कोई बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज करके। कोई जरूरत नहीं है हमें कोई फैंसी वर्ड्स यूज करने का। वी नीड टू लुक एट ऑल दोज वर्ड्स और ऑल दोज फ्रेजेस विच आर देयर इन द चैप्टर, right, and we just need one thing, that हमें वो चीजें पता हो और याद हो, तो हम उन्हें अंडरलाइन कर लें ताकि हम आंसर लिख रहे हैं, so we are using the same vocabulary mentioned in the chapter, right, or used in the chapter, ठीक है। So they used to say if she can do it, I can, and so she inspired them, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और इसीलिए उसने उनको इंस्पायर किया। तो आंसर्स जब भी आप लिखें, कोशिश करिए ऐसे आप चैप्टर से चीजें कोट कर पाएं, दूसरा चैप्टर्स की वोकैबुलरी को यूज कर पाएं, खुद से बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस, द ग्रामर एंड स्पेलिंग पार्ट, ठीक है। बच्चे ग्रामर में इतनी गलतियां, स्पेलिंग इतनी मिस्टेक, कि अगर उन्होंने सही लिखा भी होता है ना तो टीचर को वो इतना इरिटेट कर देगा, इतना इरिटेट कर देगा कि वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। हो सकता है आपको उसके बारे में सब पता था, बट इफ यू आर डूइंग द ग्रामर मिस्टेक्स एंड द स्पेलिंग मिस्टेक्स, ऑब्वियसली योर आंसर इज गोइंग टू लुक pathetic, right? And if the answer looks pathetic, you're going to get pathetic marks, है ना। तो हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो अच्छे मार्क्स चाहिए। So what we are going to do, we are going to take care of grammar, spelling, vocabulary, and we are going to use simple sentences and short sentences so that we can, convey our answer in the most efficient way and हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसके मिल सके। Okay, बच्चा बारी। Now, next. What is Evelyn's secret of success? What message does she give to achievers? अभी क्या मैसेज था एवलिन का, बताओ। एवलिन का मैसेज क्या है? What is Evelyn's secret of success? एवलिन का सीक्रेट क्या है सक्सेस का? And what message does she give to achievers? और वो क्या मैसेज देती हैं अचीवर्स को, बताओ। Evelyn's secret of success was strong determination and hard work. फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और ये आपका भी लाइफ मंत्र होना चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ही आपको कहीं पहुंचाएगा। द मैसेज दैट शी गिव्स टू द अचीवर्स इज टू वर्क हार्ड एंड गेट व्हाट दे वांट। जो मैसेज वो देती हैं, दैट शी गिव्स टू द अचीवर्स, अचीवर्स को, इज टू वर्क हार्ड, नंबर 1, कड़ी मेहनत करनी है, एंड गेट व्हाट दे वांट, ठीक है।
कि आप कड़ी मेहनत करो और वो अचीव करो जो आपको चाहिए, और वो अचीव करो जो आपको चाहिए। राइट डाउन एवलिन्स मैसेज फॉर द पीपल। हमें एवलिन का मैसेज, जो लोगों के लिए मैसेज है, वो लिखना है। देखो, Evelyn's message to the people is that strong determination and hard work with sincerity and honesty leads to success. See, it's the same kind of question. What is Evelyn's secret of success? What message does she give to achievers? The same sort of question is this. Write down Evelyn's message for the people. अब हो सकता है मैंने आपको क्लास में ये क्वेश्चन करवाया और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैम जो आपने कराया वो नहीं आया। नहीं, यही एक डिफरेंस है, दैट जहां हमें ये देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैम ने ऐसा कुछ पढ़ाया है। बस यहां पे अगर क्लिक कर गया ना, मजे ही मजे। ठीक है, राइट डाउन एवलिन्स मैसेज फॉर द पीपल। एवलिन का मैसेज लोगों के लिए। एवलिन्स मैसेज टू द पीपल इज दैट, एवलिन का मैसेज लोगों के लिए ये है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विद सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क के साथ, अगर आप सिंसियरली करते हो, ईमानदारी के साथ, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। एम फॉर योर गोल एंड ट्राई टू रीच योर गोल। आप अपने गोल के लिए एम कीजिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए एम कीजिए विद फुल डिटर्मिनेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। पूरे डिटर्मिनेशन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो आपको लाइफ में जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। ठीक है, हाँ या ना बोलो, क्या चाहिए? अच्छा, मुझे कमेंट करके कौन कौन बताएगा कि आप लोगों को लाइफ में क्या चाहिए? कोई बताएगा प्लीज? आई रियली वांट टू नो, जितने भी बच्चे ये आज देख रहे हैं, मुझे भी जानना है तुम लोगों का क्या दिमाग चल रहा है आजकल, बिकॉज अभी आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। पहले इतनी नौकरियां नहीं थी, इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे जितने अभी हैं। ठीक है, अभी अगर ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं आता तो हम क्या कर रहे होते? कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होते, बट हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं, राइट? हाँ, इतना गर्मी है ना, और बैक टू बैक क्लासेस, गले का बैंड बजा हुआ, और इस गर्मी की वजह से ही बार बार पानी पी के, ठंडा पानी पी के, एसी में बाहर अंदर करके पूरा जुकाम और गला खराब कर रखा है। हाउ डिड एवलिन सक्सीड इन परस्यूइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक? कैसे सक्सेसफुल होती है वो, बताओ? अगेन, एवलिन डिसाइडेड नॉट टू गिव अप। नंबर 1, इट वाज रॉन फॉर्ब्स हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, कि भाई रॉन फॉर्ब्स थे जिन्होंने उसका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि इसके अंदर दम है, ये कुछ कर सकती है, एंड सपोर्टेड हर, और उसको बहुत सपोर्ट किया। ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स। तो उसने क्या किया? उसने उसको एडवाइस किया, रॉन फॉर्ब्स जी थे ना, उन्होंने एवलिन को एडवाइस किया नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स, कि अपने कानों से मत सुन यार, ठीक है, बट टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द वाइब्रेशंस। ओपन योर बॉडी एंड माइंड टू द वाइब्रेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, याद रख लो इस चैप्टर का, राइट? शी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस। भाई अलग अलग वाइब्रेशंस को उसने ये कला थी, ठीक है, और उसने क्या किया, जो अलग अलग टाइप की वाइब्रेशंस थी ना, उनको अलग अलग टाइप से, कि भाई मुझे हाई पिच की नीचे वाले बॉडी में फील हो रही है, लो पिच की ऊपर, सो उसने ये एक अपने लिए अलग ही एक चीज सेट बना लिया कि भाई ऐसी वाइब्रेशन है तो ये ऐसा है, तो ये ऐसा है, तो ये। फॉर एग्जाम्पल, जब कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, तो बहुत से लोग जैसे आर्मी नेवी वगैरह में जाने वाले, जो नेवी में स्पेशली आई गेस जाने वाले जो लोग होते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस इफ यू हैव, तो आपको नहीं लेते, सिलेक्ट नहीं करते। तो बच्चे क्या करने लगे थे, बच्चों को जब वो प्रैक्टिस करते थे इस चीज की, तो उनसे यूजुअली वो क्या करते थे कि अगर उन्हें ब्लू कलर ब्राउन दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस यही होता है कि हमें कोई एक कलर होता है वो दूसरा दिखता है, तो वो क्या करते थे कि अगर उन्हें कोई चीज ब्राउन दिख रही है तो वो उसको ब्लू बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अगर ये ब्राउन दिख रहा है दैट मीन्स इन रियलिटी इट्स ब्लू। बस उसने अपना क्या किया, जो प्रॉब्लम उसको था उसका सोल्यूशन निकाल लिया। एवलिन ने भी तो यही किया। He advised her not to listen through her ears but to open her body and mind to the vibrations. She mastered the art of interpreting different vibrations of sound on her body to different notes. ठीक है, तो उसने ये जो आर्ट थी इसमें महारत हासिल कर ली, राइट? चलिए, she could feel the higher drum from the waist up, higher drum
waist up and the lower one from the waist down, lower one from the waist down. तो higher drums ऊपर वाले body में, lower नीचे वाले में. And after the practice she could sense music in different parts of her body. और practice के बाद वो music को अपने body के अलग अलग parts में sense कर पाती थी. And by this Evelyn succeeded in pursuing her interest in music. और इसके जरिए ही Evelyn जो थी वो succeed करती हैं in pursuing her interest in music. अगर वो ये नहीं कर पाती तो वो उनका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसको वो कैसे जी पाती? क्या उसके अंदर वो कुछ अच्छा कर पाती? नहीं. ठीक है, तो यही एक रीजन था. क्लियर? आगे बढ़े. बोलो यस मैम, आगे बढ़िए. बोलो क्लियर है. चलो. In spite of her towering success, Evelyn Glenn does not accept any hint of heroic achievement. Explain. Very, very, very important question. ठीक है. In spite of her towering success, अपनी towering, भाई इतना success उन्होंने लाइफ में पाया, उसके बाद भी एवलिन ग्लेन does not accept any hint of heroic achievement. तो वो फिर भी ऐसा कुछ नहीं फील करती थी कि मैंने बहुत ही कोई बड़ा काम कर दिया और मैं हीरो हूं. नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा नहीं लगता था बिल्कुल भी. Had a hearing loss and discouraged by most of the teachers. अभी एवलिन को क्या थे? hearing में प्रॉब्लम था और सभी जो टीचर्स थे वो उसको डिस्करेज कर रहे थे कि नहीं होगा इससे. बट शी डिड नॉट गिव अप हर डिटर्मिनेशन. लेकिन उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन, अपना जो पैशन था, अपना जो डिटर्मिनेशन था वो खत्म नहीं किया. ठीक है, वो दृढ़ हो गई उस चीज को लेकर. शी वाज सो रिजोल्यूट दैट आई नीड टू डू दिस एंड आई विल डू इट. राइट? And Ron Forbes guided her to listen through her body. When you get the right teacher, जब तुम्हें सही गुरु मिल जाते हैं ना, मुझे लगता है लाइफ सेट हो जाती है किसी की भी, है ना. जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं उनको हमेशा एक बहुत ही सॉलिड गुरु उनके पीछे होते हैं. So eventually Evelyn learned to open her body and mind to sound and vibrations. So eventually क्या हुआ कि जो एवलिन थी learned to open her body and mind, उन्होंने सीख लिया कि मुझे कैसे अपना बॉडी और माइंड खोलना है to sound and vibrations, साउंड और वाइब्रेशंस को, कि मुझे कैसे वाइब्रेशंस को समझना है थ्रू माई बॉडी, फील करना है थ्रू माई बॉडी इफ आई एम अनेबल टू डू इट थ्रू माई ईयर. राइट? नेक्स्ट वन. She recorded the highest marks in the history of Royal Academy of Music. Royal Academy of Music में उन्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले. She also captured many top awards and brought percussion to the front of the orchestra. तो वो बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले और उन्होंने percussion को भाई ऑर्केस्ट्रा में आगे लाया. पहले इतना ज़्यादा नहीं था बट अब उसको फ्रंट में लेकर वो आ रही थी. She has given pleasure to millions and in spite of this towering success, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इतना प्लेजर एज इन कि भाई इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया जिसे सुन के लोगों ने बहुत एंजॉय किया. ठीक है. डज नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट एंड इज अ वेरी सिंपल पर्सन. दैट मीन्स वो अभी भी ऐसा नहीं है. शी इज टोटली ग्राउंड टू अर्थ. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, आई एम अ हीरो एंड आई एम समवन. नहीं, वो इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है ना अभी भी, आप सोच नहीं सकते. शी इज अ सिंपल पर्सन. ठीक है, अब उनको इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर. ठीक है. वाई डिड एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस. अभी जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने आखिरकार बैन क्यों कर दिया था कि भाई पुंगी जो है वो अब नहीं बजाई जाएगी. पुंगी जो है रॉयल रेजिडेंस में अब नहीं बजाई जाएगी क्योंकि उसकी जो आवाज होती थी वो कैसी होती थी बच्चों? बहुत ज्यादा तीखी, शार्प थी. तो ऐसे उसको इरिटेट करती. तो बोलता बैन कर रहा हूं मैं इसको, मुझे नहीं सुनना है ये. राइट? Aurangzeb banned the playing of pungi in the royal residence because of its shrill and unpleasant sound. बहुत तीखी, shrill as in तीखी, चुभने वाली, unpleasant sound थी उसकी, and it was regarded more as noise maker. तो उसको बोलते थे शोर है बेफालतू का. ठीक है, it's not a musical instrument. ये मधुर नहीं है. Right? Than a musical instrument. Musical instrument में से तो बहुत अच्छी सी आवाज आनी चाहिए, और इसमें से गंदी सी आवाज आती है. बंद करो इसे. और राजा महाराजा तो ऐसे ही होते हैं ना, कोई चीज इसको तेल में तलवा दो, इसको भुनवा दो भुट्टे की तरह. ठीक है, इसको कोयले पे चलवा दो. मतलब मेरे को आई डोंट नो कितने सैडिस्ट थे यार, ये नार्सिसिस्ट लोग थे, है ना? थे या नहीं थे? दूसरों के दुख में खुशी मिलती थी उनको. हाउ डिड पुंगी ट्रांसफॉर्म इनटू अ शहनाई. जो पुंगी थी वो शहनाई में कैसे बदली बताओ?
Pungi, a musical instrument, was banned because of its shrill and unpleasant sound, but a nai modified and perfected it. पर एक जो नाई थे उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, इसको ठीक किया, and played it for the first time in Shah's chamber. और पहली बार इनको शाह के चैम्बर में बजाया गया मॉडिफाइड पुंगी को. Thus it came to be known as शहनाई, and that's why उसको नाम दिया गया शहनाई, ऐसा बोला जाता है. ठीक है. How did Pungi get its new name? What was it? पुंगी को अपना नया नाम कैसे मिला और वो नाम क्या था? Again, same sort of question, same type of question, right? Pungi was modified and perfected by a barber, which was very much appreciated by the emperor, right? भाई उसने emperor ने उसको फिर बहुत appreciate किया. Since it was played for the first time in Shah's chamber by a nai, अब क्योंकि वो पहली बार शाह के चैम्बर में एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इट केम टू बी नोन एज शहनाई, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? शहनाई, राइट? व्हाट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू प्ले द शहनाई? अभी क्या इंस्पिरेशन थी बिस्मिल्लाह खान जी के पास? क्या इंस्पिरेशन थी? व्हाट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू प्ले द शहनाई? बोलो, क्या इंस्पिरेशन था? देखो, Bismillah Khan was fascinated to watch his maternal uncle Ali Baksh play the Shehnai when he was barely 3-year-old. अभी बिस्मिल्लाह खान बहुत fascinated feel कर, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो खो जाते थे एक तरीके से. ठीक है, अपने अंकल अली बख्श को जब वो सुनते थे, ठीक है, शहनाई बजाते हुए, when he was barely 3-year-old, जब वो केवल 3 साल के थे. He started accompanying his uncle to the Vishnu temple. अभी ध्यान रखना ये डिटेल्स कि उन्होंने अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल जाना स्टार्ट कर दिया था, where the later was employed to play the शहनाई, और फिर बाद में जहां पर उन्हें शहनाई बजाने का मौका मिला. अब he started taking lessons from his uncle. उन्होंने अंकल से लेसन लेने स्टार्ट किए, and practiced through the day, और सारा दिन वो प्रैक्टिस करते थे. The flowing waters of Ganga also inspired him to invent many rags. और बोले बहुत जो सारे राग उन्होंने नए नए बनाए ना, वो गंगा नदी का पानी वहां बहता था, उसके फ्लो ने मतलब इंस्पायर किया गंगा नदी ने. तो इट्स लाइक जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, मुझे लगता है इनका सोचने का तरीका इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. एंड हम जैसे, मतलब मुझे लगता है मेरे जैसा बिल्कुल एक जिसको आर्ट का भी नहीं आता, मैं कुछ ड्राइंग नहीं कर सकती. कोई मेरे अंदर, मुझे आज तक ये पता ही नहीं चल पाया है मेरे अंदर क्या है, वो अलग चीज़. जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ ना कि बच्चों सोचो तुम्हारे अंदर वो क्या चीज़ है, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, कैसे तुम कर लोगे, तो वो लाइफ में बहुत बाद में समझ आता है. पता है, अभी मैं जब मेरा जो लास्ट जॉब था, जब मैंने वो छोड़ा, तो उसके बाद मैंने ऑफलाइन में स्कूल में मैं गई, तो मुझे लगा ठीक है, हाँ अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो गया, डेमो वगैरह सब बढ़िया हो गया. पहले दिन स्कूल में गई, फिर मैंने वहाँ का वो देखा, मतलब आजकल जो स्कूल है ना, वो स्कूल जैसा नहीं रहा. मतलब लिटरली टीचर्स वहाँ पर दे वर रशिंग फ्रॉम वन क्लास टू द अनदर. एक क्लास से दूसरे क्लास में टीचर को सांस लेने का भी टाइम नहीं है. 9 में से 8 लेक्चर्स उनके लगे हुए हैं. ठीक है, खाना कब खा सकते हैं वो? जब आपका फ्री पीरियड है. आपके जो 9 में से 8 पीरियड आपकी क्लास है, एक पीरियड जो आपका फ्री है, आप उस पीरियड में खाना खाओ. वो कभी भी है, कभी भी हो सकता है वो पीरियड फ्री. आपको तभी खाना खाना है क्योंकि आप लंच में अपनी क्लास में जाके बैठोगे. आपके पास फ्री टाइम ही नहीं है बैठ के कंटेंट बनाने का. 3 बजे तक का स्कूल है, आप घर आओगे, फिर अपना फैमिली देखोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, मतलब कैसे मैनेज करोगे. और 8 लेक्चर्स लेने के बाद हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे अंदर उतना एनर्जी रहेगा कि हम नेक्स्ट डे, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, उसके बाद फिर पेपर चेकिंग, उसके बाद क्लास में आंसर. अरे भाई भयंकर था भाई. तब मुझे लगा कि शायद मुझे क्लास लेने में बहुत मजा आया, बच्चों को पढ़ाने में मजा आया, बट आप क्लास में बैठ नहीं सकते हो. मैंने कहा चलो यार बैठना तो हमें है नहीं, हम तो ऑनलाइन क्लास में भी नहीं बैठते, बट फॉर 8 आवर्स स्ट्रेट बैठना ही नहीं, मारोगे क्या?
एंड टीचर्स वर डूइंग दैट थिंग एंड आई वाज लाइक मेरा उनको रिस्पेक्ट बढ़ गया लाइफ में कि भाई सच में मेहनत है, इतना बोलना क्लास में बच्चे चैं चैं क्या क्या, लाइक ऑनलाइन अच्छा है भाई, मतलब ऑफलाइन के मजे अलग हैं बट ऑनलाइन के मजे भी अलग हैं। ऑफलाइन में हमारा बच्चों के साथ जो कनेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो ऑनलाइन में हम नहीं कर पाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचर्स की अपनी एक खासियत है और ऑफलाइन टीचर्स की अपनी एक खासियत है, ठीक है, तो ये हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों। यस, हो गया डिस्कशन, आगे बढ़ जाओ। मैं बहुत सी बार पता नहीं कितना आप लोगों के साथ कितनी चीज़ें शेयर कर देती हूँ ना, मुझे लगता है सब कुछ पता चल जाएगा आपको विद पूरा साल हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, तो मैं सब पता चल जाएगा, मैं कहाँ थी, क्या करती हूँ, किधर मेरा सब बता दूंगी मैं तुम्हें बातों बातों में। मैं अपनी तरफ से तो पूरा तुम्हें अपना एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का मौका दे रही हूँ, तुम देखते हो कितना रिप्लाई करते हो, ठीक है, तुम भी बताया करो अपनी चीज़ें, सो दैट मुझे लगे कि हाँ आई एम नॉट द ओनली वन हु इज शेयरिंग एवरीथिंग। What is the difference between a pungi and a shehnai? Again that same question. No. चलो, the difference between a pungi and shehnai can be noticed by the difference in their shapes. अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है बट हमें आंसर अलग तरीके से करेंगे क्योंकि हमें उसे शेप के बारे में, उसके डिजाइन के बारे में पूछा है। The difference between a pungi and a shehnai can be noticed by the difference in their shapes. पहला, उनके शेप्स में डिफरेंस से, एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम, और जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं उससे। अ शहनाई इज लॉन्गर देन अ पुंगी, शहनाई पुंगी से लंबी होती है। द लेडर हैज अ श्रिल, अब लेडर एज इन पुंगी जो है उसके अंदर एक अजीब सी, लेटर और फॉर्मर पता है ना आपको, लेटर होता है मतलब दो जो चीज बताई है उसके बाद वाली चीज की बात कर रहे हैं वो, जैसे यहाँ पे शहनाई और पुंगी मेंशन किया होता है तो लेटर मतलब जो बाद वाली चीज मेंशन किया, ठीक है। Has a shrill unpleasant sound, उसकी बहुत एक अजीब सी तीखी सी गंदी सी साउंड है। Whereas the former has a soft melodious sound, जबकि जो पहले वाली है उसकी एक सॉफ्ट मधुर बढ़िया सी आवाज है, ठीक है। चलो, What place did शहनाई have in the past? What place has it now? शहनाई की पहले क्या प्लेस थी पास्ट में, क्या उसका मतलब पोजिशन था, अब क्या पोजिशन है। In the past, Shehnai was a part of the traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. So royal courts के अंदर जो 9 होते थे ना, as in एक होते थे कि 9 ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो मंडल सा होता था जिसमें वो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिसमें से एक शहनाई भी थी। Then it was used in temples and weddings, but now फिर ये temples और weddings में यूज होने लगा, लेकिन अब इट इज यूज्ड इन द क्लासिकल कॉन्सर्ट्स ऑल्सो, ये अब क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में भी यूज होता है, ठीक है, ये अब क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में भी यूज होता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, यस, चलो आगे बढ़े। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो साथ के साथ नोट्स बना रहे हो? कितने बच्चे हो? बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं, मुझे बताओ मैसेज करके कमेंट सेक्शन में। सो उन्होंने बताया कि भाई देखो लास्ट वाला हो गया ना खत्म, यस, तो उन्होंने बोला भाई जो रॉयल कोर्ट में मंडली होती थी 9 म्यूजिशियंस टाइप की, उसमें से एक शहनाई भी होती थी जो अलग अलग चीजें बजाते थे ये लोग। Who had brought शहनाई to the classical stage? What was he honored with? कौन लाया था शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे? What was he honored with? और उनको किस सम्मान से नवाजा गया? शहनाई was brought to the classical stage by उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. He started picking up the fingers, nuances of शहनाई under the guidance of his maternal uncle अली बख्श. तो अली बख्श जी ने उन्हें सिखाया था, ठीक है, शहनाई कैसे बजाते उनके गाइडेंस में, मतलब उसने सीखा, उन्होंने सीखा, I'm so sorry. He had been honored with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. So Padma Shri, Padma Bhushan और Padma Vibhushan से उन्हें नवाजा गया. Why did Bismillah Khan regularly go to nearby Bihari Ji temple in his childhood and what did he earn? अभी जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो रेगुलरली जो है बिहारी जी टेम्पल में क्यों जाते थे बचपन में, एंड व्हाट डिड ही अर्न, और वो वहां पर क्या कमाते थे. At the age of 5, Bismillah Khan would regularly visit the Bihari Ji temple to sing Bhojpuri Chetya. अभी वो कह रहे हैं कि
चटिया, मुझे जहां तक पता है इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली हिंदी में पता नहीं क्या होता है, चटा होता है या चटिया होता है, मैं पता करके बताऊंगी। तो एट द एज ऑफ 5 बिस्मिल्लाह खान वुड रेगुलरली विजिट बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और वो वहां पर भोजपुरी चटिया चैत्या पढ़ते थे, गाते थे, बजाते थे, सिंग एक्चुअली। फॉर हिज मेलोडियस सिंगिंग ही यूज्ड टू अर्न लड्डू। अभी वो जो इतना मधुर गाते थे, बजाते थे उस पोंगे को, उसके लिए उन्हें एक लड्डू मिलता था 1.25 kg का फ्रॉम द लोकल भोजपुरी किंग। लोकल भोजपुरी किंग की तरफ से उनको एक लड्डू मिलता था। ठीक है, लड्डू, लड्डू से किसकी याद आती है? कभी खुशी कभी गम की। In films of which two languages did Ustad Bismillah Khan work? What was that about the film world which the master couldn't come to terms with? क्या चीज थी? बिस्मिल्लाह खान जी जो थे, कौन सी 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया, प्लस क्या चीज ऐसी थी जो उनको पसंद नहीं आई? तो ऑब्वियसली वो जो ग्लैमरस वर्ल्ड था ना, बिस्मिल्लाह जी को वो सूट नहीं किया। ही वाज लाइक कि नहीं यार, ये मेरे तरीके की चीज नहीं है। ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो यूजलेस वर्थलेस सा लगा उन्हें बोला ये बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है ये, जहां पर आई डोंट थिंक आर्ट के लिए इतना जगह है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्कड इन अ हिंदी एंड कन्नड़ फिल्म। एक हिंदी और एक कन्नड़ फिल्म में उन्होंने काम किया है। ही कुडंट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो ये जो आर्टिफिशियल, जो नकलीपन है, जो ग्लैमरस ये जो दुनिया है, ठीक है, उसमें जितना भी ये नकलीपन है, बोले मुझे मतलब रियल आर्टिस्ट को ये चीज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, When and how did बिस्मिल्लाह खान get the break? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान जी को ब्रेक मिला था? बिस्मिल्लाह खान at the age of 14 accompanied his uncle to Allahabad music conference where उस्ताद फयाज खान patted his shoulder। तो बिस्मिल्लाह खान जी को at the age of 14, 14 साल की उम्र में accompanied his uncle, वो अपने अंकल के साथ गए थे इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उस्ताद फयाज खान ने, अब ये डिटेल्स है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे, ये पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे। इसीलिए पता है क्या बोलते हैं, जब बच्चे समरी पढ़ के जाते हैं ना तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते। समरी में ये डिटेल्स होते ही नहीं है, और जब समरी में ये डिटेल्स नहीं होते तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना। Patted his shoulder, he got encouraged and worked hard and got a big break from the All India Radio in 1938। तो उनको अपना बिग ब्रेक कब मिला? ऑल इंडिया रेडियो 1938 में। तो काफी उन्होंने मेहनत किया और उस चीज से उन्हें काफी एनकरेज उन्होंने फील किया, एनकरेजमेंट उन्हें मिला जब, तो वो सोचे भाई मुझे तो इसी में करना है, एंड देन उन्होंने सच में उसके अंदर बहुत अच्छा करके दिखाया। ठीक है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? अभी कहां पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को? व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? और आखिरकार वो जो इवेंट है वो हिस्टोरिक क्यों बोला गया है? तो देखो, बिस्मिल्लाह खान was the first Indian to greet the nation with शहनाई and played राग काफी from the Red Fort। अभी बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने भारत को, हमारे नेशन को ग्रीट किया था अपनी शहनाई से, राग काफी उन्होंने बजाया था रेड फोर्ट से जब हम आजाद हुए। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक, वो इवेंट बहुत ऐतिहासिक था, बिकॉज द ऑडियंस इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, हु गेव द फेमस स्पीच ट्रिस्ट एंड डेस्टिनी। राइट, तो उन्होंने वो फेमस स्पीच दिया था, तब की ये बात है, उस हिस्टोरिक मोमेंट की ये बात है। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक के क्वेश्चंस कितने बच्चों को अच्छे से दिमाग में घुस गया कि हाँ मतलब यहां तक का मुझे क्लियर हो गया? बताइए, फटाफट से बताइए। यहां तक की चीजें क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट साउंड ऑफ शहनाई इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस? हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता कि जो साउंड है शहनाई का वो ऑस्पिशियस माना जाता है? देखो, वी नो दैट द साउंड ऑफ द शहनाई इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। हम जानते हैं कि जो शहनाई का साउंड है वो ऑस्पिशियस है, बिकॉज क्योंकि इट इज प्लेड इन टेम्पल्स। पहला, ये टेम्पल्स में बजाया जाता है, एंड इज अ मस्ट फॉर ऑल हैप्पी ओकेजन्स लाइक मैरिज। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि शादी की शहनाई बज गई है, ऐसी चीजें है ना, तो वो माना जाता है हमेशा से कि भाई ये बेस्ट है और ये ऐसा ही होता है और ये ऑस्पिशियस है, उसको माना जाता है, इसीलिए टेम्पल्स में या शादियों में इन्हें बजाया जाता है। What were the recurring themes of बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक? बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक की recurring themes क्या थी?
The recurring themes of Bismillah Khan's music was the relationship between the human beings and the flowing waters of Ganga. क्या था? बिस्मिल्लाह खान जी का म्यूजिक जो है बोल रहे थे was the relationship between the human beings and the flowing waters of Ganga. Relationship human beings का और गंगा के बहते पानी का. He thought that Banaras and Dumrao were the most wonderful towns of the world. और उन्हें लगता था कि बनारस और डुमराव जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है. क्लियर? तो चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. इसके और भी अगर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो जो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में करवाऊंगी. मैं आशा करती हूँ कि अभी तक के आपने सारे जो है क्वेश्चंस अच्छे से लिखे होंगे. आप मेरे को मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पे भी एक बार फॉलो कर सकते हो. मैं आपको वहां पे इसका PDF दे दूंगी अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से नहीं लिखे हैं तो. ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास. अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.